देखिए, भारत भारत की जनता भी और बिहार की जनता विशेष रूप से ये अच्छी तरह जानती है कि कौन सी पार्टी और पार्टियां हैं और कौन उनके सहयोगी हैं जो नफरत फैला रहे हैं, जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये बताना उनका उनका अपमान होगा उनकी बुद्धिमत्ता पर। वो सब जानते हैं कि कौन है। आप नहीं बताएंगे? ये हमें भी मालूम है और आप भी जानते हैं। जाहिर है कि जिन साहब का आपने नाम लिया है वो उसी तरह की भाषा बोलते हैं जो देश में नफरत और एक खास समाज को टारगेट करने वाली है। तो जनता देख रही है और जवाब देगी जनता इसका वोट की शक्ल में। अच्छा इंजीनियर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद जो योगी आदित्यनाथ है वो कल बिहार में बोल रहे थे कि हमने कचूमर निकाल दिया माफियाओं का बुलडोजर चला चला कर, और उसके बावजूद बरेली में बुलडोजर चले हैं। ये क्या ये सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है या नहीं? बिल्कुल उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट को अपने इस अपमान का नोटिस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। आप याद नहीं दिलाएंगे क्या? जी, हम भी याद दिला रहे हैं, आप भी याद दिलाइए कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए। देश में कानून मौजूद है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन अभी जो बुलडोजर जिस तरह से चलाया जा रहा है वो खास सेलेक्टेड लोग और एक सेलेक्टेड कम्युनिटी के लोगों को खास तौर से टारगेट करके, और फिर उस आड़ में कि ये इलीगल है और ये फला है, वो बाद में आती है चीजें। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो गाइडलाइन दी है कि आपको जो प्रोसीजर है पूरा उसका पालन करना चाहिए। लेकिन वो उल्लंघन हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, दूसरी जगहों पर भी हो रहा है। तो खासतौर से यूपी में जो हो रहा है वो बहुत संगीन है और सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए। आपका मुस्लिम वोट बंटवारे को लेकर क्या राय है बिहार चुनाव में? पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जमात इस्लामी हिंद सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं सोचती और सिर्फ मुस्लिम वोट के बारे में नहीं सोचती, बल्कि वो सब नागरिकों के बारे में, पूरे देश के बारे में, और अभी बिहार का चुनाव है तो बिहार की पूरी जनता के बारे में सोचती है कि बिहार में किस तरह से जो लोग नफरत, सांप्रदायिकता, बंटवारा की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ बिहार की जनता को यूनाइटेडली ये लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये किसी वर्ग के साथ नहीं, सब लोग इसमें शामिल हों और मुस्लिम भी उसमें शामिल हैं। और दूसरी बात जो आपने रिप्रेजेंटेशन की कही है, वो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर वर्ग के लोगों का उनकी आबादी के अनुसार उनको रिप्रेजेंटेशन हर जगह मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो लोकतंत्र कमजोर है और वो नाइंसाफी है एक तरह की। हम उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे और मैं समझता हूँ आपने सही सवाल उठाया है कि मुस्लिम समुदाय के रिप्रेजेंटेशन के बारे में जिस तरह से गिरावट बराबर आ रही है वो बहुत चिंताजनक है। खासतौर से वो पार्टियां जो सेक्युलर कही जाती हैं, समझी जाती हैं, वो पार्टियां भी जो है वो उस रिप्रेजेंटेशन का ख्याल नहीं रखती हैं। तो बहरहाल अभी वो मसला नहीं है, चूंकि बिहार में इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो गए। अब तो मसला ये है कि बिहार में एक ऐसी जिम्मेदार सरकार आए जो बिहार के विकास की बात करे, बिहार में आपसी भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करे, लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो प्रोटेक्ट करे और इस देश को एक इंक्लूसिव और समावेशी जो समाज है, जो सबका भारत, सबका देश, सब मिलकर इस देश का, राज्य का विकास करें, ऐसी सरकार लाने की वो कोशिश करें। उसके बाद जब इलेक्शन हो जाएगा और तब कुछ मसला होगा तो हम फिर बात कुछ कहेंगे। क्योंकि आने वाले अब साल में आप देखेंगे कि असम में, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आने वाले हैं, उसमें भी एक साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है। और क्योंकि एसआईआर की एक्सरसाइज अब पैन इंडिया होने वाली है तो इन राज्यों पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें अगर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कम रहता है तो क्या उसके लिए आप एक डेलीगेशन एफर्ट से पार्टी से बात करने की कोशिश करेंगे? जी जी, हम हमेशा करते हैं और अभी भी करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन जो पुअर हो रहा है, जो कुछ हमारे बस में है और जो कुछ जमात इस्लामी हिंद जैसा एक संगठन कर सकता है राजनीतिक पार्टियों पर और लोगों पर दबाव बनाने का, वो जरूर हम करेंगे और हम करते भी रहे हैं। लेकिन
रिप्रेजेंटेशन एक बड़ा मसला है, इसमें कोई शक नहीं है, और रिप्रेजेंटेशन जब तक पूरा ठीक से नहीं होता तब तक लोकतंत्र कमजोर रहेगा, ये भी सच है। लेकिन आज इससे बड़ा मुद्दा यह है कि देश को सांप्रदायिकता से, नफरत से, फासीवाद से, डिक्टेटरशिप से जो है वो बचाना, वो पहली प्राथमिकता है, और दूसरे नंबर पर रिप्रेजेंटेशन की बात की जा सकती है। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका ये मानना है कि कल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती भी थी कि आरएसएस जैसी संस्था पर बैन लगा देना चाहिए क्योंकि वही सांप्रदायिकता फैला रही है। क्या मानना है आपका? देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज समय समय पर बयान देती हैं। हम तो ये कहते हैं कि इस देश में एक कानून मौजूद है, संविधान मौजूद है। जो संगठन भी उस संविधान और कानून के खिलाफ काम करता है, नफरत फैलाता है, समाज को बांटने की कोशिश करता है, समाज में हिंसा को बढ़ावा देता है, ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो कानून के मुताबिक तय हो, ये पॉलिटिकल लोगों की बात है, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, मुस्लिम तंजीम में मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर खामोश है क्या? बिल्कुल खामोश नहीं है। जमात इस्लामी ने तो सबसे पहले बयान भी दिया है, सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज भी उठाई है। हमारा डेलीगेशन बरेली जाकर भी आया है, और जो कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खामोश है। जो खामोश है उनसे पूछिए। बुलडोजर तो नहीं रुक पाया ना? जाहिर है कि बहुत सी चीजें नहीं रुक पा रही है, लेकिन कोशिश करना आपका और हमारा काम है, उसके खिलाफ आवाज उठाना ये हमारा काम है। देखिए, इस बात को देखा जाना चाहिए कि जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी इदारे हैं, वो किसी खास कल्चर को बढ़ावा न दें, वो सबके लिए काम करें, सब धर्मों की बात करें, सब कल्चर की बात करें। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं किसी एक धर्म को, किसी एक आस्था को उस पर थोपा जा रहा है या वो किया जा रहा है, तो वो हमारे संविधान के खिलाफ है। इसके लिए लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि जो हमारे सरकारी इदारे और सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कानून के मुताबिक उसका पालन करें। अखंड भारत को लेकर कोई इशू है? क्योंकि अखंड भारत एक डांस प्ले वहां पर होना है जामिया में, जिसको लेकर नाराजगी है कि आरएसएस और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है अब उसको जामिया में पूरी तरीके से परोसने की कोशिश हो रही है। अखंड भारत से किसी तरीके की कोई दिक्कत है जी, अखंड भारत? देखिए, ये जो टर्म है, ये खुद जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उनको खुद नहीं मालूम कि अखंड भारत का मतलब क्या है, कितना भारत अखंड भारत है, कौन सा भारत अखंड भारत है। बहरहाल हम तो ये चाहते हैं कि इस वक्त जो भारत है उसको नफरत से बचाने की, उसको जो डिवीजन और समाज में विभाजन से बचाने की, और उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री मजबूती से बनाने की जरूरत है। बिहार में चुनाव डिक्लेयर हो चुका, उसी एसआईआर पर होगा। आपको कितना इसमें लगता है कि उससे फर्क पड़ेगा जो मुस्लिम आबादी जो वोट करती है उसको? बिल्कुल पड़ेगा। यानी जिन लोगों के नाम कट गए हैं और उनको मौका नहीं है कि वो अपने नाम जुड़वा सकें या कर सकें, जैसा कि अभी बताया हमारे नदीम साहब ने कि ये प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में की गई है, और जल्दबाजी क्यों की गई है वो भी मालूम है लोगों को। जल्दबाजी की ही इसलिए गई है कि वो वहां इलेक्शन जीते किसी तरह से, वो वहां अपने खिलाफ या अपने लिए जो अनकंफर्टेबल वोटर्स हैं उन वोटर्स की संख्या कम करना, और फर्जी वोटर जो जिसको वो अपने पक्ष में डलवा सकते हो ऐसे वोटर्स की संख्या बढ़ाना, यही इस एसआईआर का एक मकसद साफ नजर आता है। वरना इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? जिस वोटर लिस्ट से 2015 का और 2020 का इलेक्शन हुआ, उसी वोटर लिस्ट से ये इलेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए था? उसमें से 65 लाख और बाद में 47 लाख लोगों का कम हो जाना और 21 लाख लोगों का बढ़ जाना, और उस पर भी इतने सवाल पैदा हो रहे हैं कि जो वोट बढ़े हैं वो किस तरह बढ़े हैं, किसके बढ़े हैं, और जो वोट कम हुए हैं उसमें साफ तौर पर एक पैटर्न नजर आता है किस इलाके में सबसे ज्यादा वोट कम हुए हैं और किस समुदाय के लोग उस इलाके में रहते हैं। तो इससे साफ इंटेंशन नजर आता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जो छवि है वो बहुत धूमिल हुई है। इलेक्शन कमीशन की छवि निष्पक्ष होनी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि वो खुद इसमें एक पॉलिटिकल एजेंडा का पार्ट बन गया है। तो हम इलेक्शन कमीशन से भी ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी छवि को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करें, और किसी पार्टी या किसी एजेंडे का असर वो कबूल न करें। देश की जनता में अपना विश्वास
पैदा करें। नदीम भाई, दिल्ली पुलिस ने जो जवाब दिया है सीएए विरोधी जो प्रदर्शन हुआ था उसके लोगों को लेकर कि ये लोग सरकार बदलना चाहते थे और इसी कारण जो है इन लोगों की गतिविधियां इस पूरे मामले में गलत थी, जिसकी वजह से उनको जेल में रखा जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली पुलिस को क्या ये बात नहीं मालूम है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सरकार का विरोध किस तरह से होता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए से सरकार की जो कार्रवाई होती है लोग उसका विरोध करते हैं और इसी को लोकतंत्र कहते हैं। और जो शाहीन बाग या एंटी सीए प्रोटेस्ट थे, आप सब लोगों ने उसको कवर किया होगा। देश में, पूरे देश में आजादी के बाद से इतने बड़ा, इतना व्यापक और इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहीं नहीं हुआ। अगर इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन था वो, तो जाहिर सी बात है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कानून वापस लेने की बात होती है और इसी सरकार ने बहुत से शांतिपूर्ण प्रदर्शन से प्रभावित होकर कानून वापस लिए हैं। कानून वापस लेने की बात हो रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस का जो जवाब है वो जवाब इस बात का है, जो जवाब हंसी में उड़ाने वाला इस बात का है कि उन्होंने कहा कि ये लोग खुद जानबूझकर देर कर रहे हैं कि अदालत की कार्रवाई देर हो, जिससे उनको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाए। तो अब मैंने आपके सामने रखा इस आंकड़े को कि तकरीबन 60 बार जज साहब छुट्टी पे थे, तो जज साहब की छुट्टी उन लोगों ने दिलाई क्या जो लोग जेल में थे, या सरकारी वकील साहब 59 टाइम छुट्टी पे थे तो वो छुट्टी उन लोगों ने दिलाई क्या जो लोग जेल पे थे। तो खुद दिल्ली पुलिस अपने जवाब को रिव्यू करे। ये सब बातें सिर्फ इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि कोई भी मजबूत आधार नहीं है उनकी जमानत रोकने का और उन पे यूएपीए लगाने का।